हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रीडिंग मिनट्स में। जो बुक अभी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल और आज हम इस बुक के थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम है लक एंड रिस्क। लक और रिस्क ऐसे दो फोर्सेस हैं जिनका हमारे लाइफ के हर आउटकम में बहुत मेजर रोल होता है और ये हमारे एक्शंस के बियॉन्ड होते हैं। तो इसका कैसे हमारे लाइफ के डिसीजंस पे, फाइनेंशियल आउटकम्स में रोल होता है, इसी फैक्ट को ये चैप्टर डिस्कस करता है। बाकी चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर में भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम इसके रेलेवेंस को समझेंगे। पहली कहानी है लेक साइड हाई स्कूल की, जो यूएस में सियाटल शहर के बाहर एक छोटा सा स्कूल था। और बिल डगल की। बिल डगल एक वर्ल्ड वॉर 2 के नेवी पायलट थे और उसी शहर में रहते थे। उनका सोचना था कि एजुकेशन में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक विजन होना चाहिए। इसी चीज़ के तहत उन्होंने उस स्कूल की जो मदर्स यूनियन था वहाँ पे एक पिटिशन किया कि आप चंदा इकट्ठा करिए और इस स्कूल में कुछ कंट्रीब्यूट करिए। और उन्होंने इस बात को प्रमोट किया कि वहाँ के लोगों ने $3,000 इकट्ठा करके एक टेलीटाइप 30 कंप्यूटर स्कूल में लगवाया। और ये उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी कि स्कूल में कोई कंप्यूटर हो, और इसका रेलेवेंस ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आ रहा था। और ये बात है 1968 की, जो कि काफ़ी पुरानी बात है। अब उसी स्कूल में 1968 में 8th क्लास में दो स्टूडेंट्स थे। एक का नाम था विलियम गेट्स और दूसरे का नाम था पॉल एलन। विलियम गेट्स ही वो जिनको ज़्यादातर लोग बिल गेट्स के नाम से जानते हैं। और इन दो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कंप्यूटर्स को देखने में, उनको समझने में। और चूंकि एक ही कंप्यूटर था पूरे स्कूल में, तो वो नॉर्मल करिकुलम का पार्ट नहीं था। उसमें ये सिस्टम था कि स्कूल के बाद लोग चाहें तो टाइम ब्लॉक करके लैब में जाके सीख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उस समय के हिसाब से ज़्यादातर लोगों को दिलचस्पी नहीं थी इसके अंदर। तो बस ये दो छात्र थे जो बहुत ज़्यादा कौतूहलवश और क्यूरियोसिटी से ड्राइव होके घंटों घंटों लैब में स्पेंड किया करते थे। क्लास के बाद रात में, वीकेंड्स पे वो कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करते रहते थे, डिस्कस करते रहते थे कि क्या फ्यूचर एस्पेक्ट हो सकता है, हम क्या क्या करेंगे। एक दिन उन दोनों में बात हो रही थी कि आज से आने वाले समय में दुनिया चेंज हो जाएगी, कंप्यूटर इतनी फैसिनेटिंग चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाएगा। उस पर बिल गेट्स ने बोला क्या पता हम किसी दिन फॉर्च्यून 500 कंपनी चला रहे हों, और आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है। अब फैसिनेटिंग बात यह है कि 1968 में अक्रॉस द वर्ल्ड रफली 300 मिलियन स्टूडेंट्स थे जो क्लास 8th में थे। उन 300 मिलियन में से सिर्फ 300 स्टूडेंट थे जो उस लेक साइड हाई स्कूल में पढ़ते थे, जिनके पास एक ऐसे कंप्यूटर का एक्सेस था जो उस समय की यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं था। और ये चीज़ एक बहुत बड़ा एडवांटेज था उन 300 बच्चों के लिए। बेशक बिल गेट्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे, और उनमें ऐसा विजन था कंप्यूटर्स को लेकर जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स और कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को नहीं होता। बट उनके पास 1 in a million का हेड स्टार्ट भी था। और बिल गेट्स बहुत ही फ्रैंकली कहते हैं इस बात को। वो 2005 में उसी स्कूल के बच्चों को एड्रेस करने गए थे एज एन एलुमनस, और वहाँ उन्होंने बोला कि अगर ये लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होती। तो एक छोटा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एस्पेक्ट ने चेंज कर दिया कैसे बिल गेट्स का फ्यूचर डिसाइड होगा। अब इसी का एक अलग एंगल भी है। इन दो दोस्तों के साथ एक थर्ड दोस्त भी था जिसका नाम था केंट इवांस। सेम 8th क्लास में बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ वो भी कंप्यूटर लैब्स में घंटों घंटों स्पेंड किया करते थे। बिल गेट्स के खुद के शब्दों में वो बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत स्मार्ट और बहुत ही स्मार्ट बिजनेस एक्यूमेन वाला इंसान थे। वो हमेशा अपने साथ एक अटैची कैरी करते थे, एक छोटा सा ब्रीफकेस जो लॉयर्स कैरी करते हैं, जिसमें वो अपने आप को आगे एक CEO, एक एंटरप्रेन्योर देखते थे उसी उम्र से। और बिल गेट्स ने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है कि अगर वो आज होते तो वो साथ में कॉलेज गए होते और शायद माइक्रोसॉफ्ट के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स होते। बट इससे पहले कि वो 10वीं क्लास पास कर पाते, एक माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन में उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस वैसे तो रिस्की होते हैं, बट स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वहाँ पे एक फेटल एक्सीडेंट होने के चांसेस 1 in a million है। तो जो 1 in a million चांस बिल गेट्स को मिला जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी, वही 1 in a million चांस ने केंट इवांस की ज़िंदगी समाप्त कर दी। अब लक और रिस्क इस एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से नहीं समझा जा सकता है। और ऑथर का कहना यही है कि
बेसिकली हम अपने जीवन में हमारे एक्शंस 100% रिस्पॉन्सिबल मानते हैं हमारे आउटकम के लिए। हम ये सोचते हैं कि जो भी हम करेंगे उसी से डिसाइड होगा कि हमें क्या प्राप्त होगा, बट रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वी आर इन अ गेम इनमें जिसमें 7 बिलियन पीपल और खेल रहे हैं सेम गेम, और इतना कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ एक्शंस है कि सबके एक्शंस सबके आउटकम्स को डिफाइन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें ये सोचना कि जो हम कर रहे हैं जैसे हम करेंगे उसी के हिसाब से आउटकम आएगा, ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच है, बट इसमें रियलिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक रॉबर्ट शिलर नाम के इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था इकोनॉमिक्स में। तो उनसे ऑथर ने पूछा एक बार कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप और जानना चाहेंगे। तो उनका आंसर था कि आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लक इन द आउटकम ऑफ अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। और ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है, क्योंकि लक का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नुआंस्ड होता है कि उसको कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसीलिए सबसे आसान तरीका आता है कि उसको इग्नोर कर दें। कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 बिलियन लोगों में क्या चांसेस हैं कि उनमें से 10 लोग करोड़पति बन जाएंगे, आप कहेंगे बहुत सारा चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 in a billion लोग करोड़पति ना बने। बट अगर हम उन्हीं 10 लोगों से पूछें कि क्या आप करोड़पति इसलिए बने क्योंकि आप लकी थे, तो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि लोग अपने सक्सेस, अपने सफलताओं को अपने हार्डवर्क से, अपने शार्पनेस से एट्रीब्यूट करते हैं, बट वहीं अगले की सफलता, अगले सक्सेस को सोच सकते हैं कि दे जस्ट गॉट लकी। अगला एस्पेक्ट जो ऑथर बात करते हैं वो ये है कि इसी का ऑपोजिट एंगल भी ट्रू है। अगर कोई फेल हो गया है, कोई बिजनेसेस डाउन हो गया, तो ऐसा नहीं है कि दे मेड ऑल द रॉन्ग चॉइसेस। हम बड़ी बड़ी कंपनियों को गिरते हुए देखते हैं, दे वर ऑल्सो स्मार्ट इन्वेस्टर्स, उनके फाउंडर्स भी इक्वली वेल अवेयर, इक्वली स्मार्ट थे, बट एक स्मॉल रिस्क कैन चेंज द कोर्स ऑफ देयर कंपनीज। और इसमें डेंजरस पॉइंट ये है कि जब हम ऐसे एक्सट्रीम एग्जांपल्स देखते हैं तो हम उनके एक्शंस को डायरेक्टली कॉपी करने का ट्राई करते हैं। लेट्स से हमने एक हमारे रोल मॉडल देखा कि इस बंदे ने इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट की, एंड उनके जर्नी को हम सोचते हैं दिस इज द पाथ टू गेट सक्सेस, एंड देन वी ट्राई टू रेप्लिकेट दैट पाथ थिंकिंग दैट द आउटकम विल आल्सो बी द सेम, बट वी डोंट नो हाउ मच ऑफ luck there was involved in their journey that we might not have in our journey. So ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा nuanced हैं, और एक बहुत ही थंब रूल जो ऑथर बोलते हैं कि nothing is as good or as bad as it seems, कि जो भी चीज़ हमें बहुत अच्छी दिख रही है उसमें ज़रूरी नहीं उतनी ही मेहनत इन्वॉल्व हो, और जो भी हमें एक फेलियर दिख रहा है ज़रूरी नहीं उसमें उतना ही केयरलेसनेस इन्वॉल्व हो। अब अगला एग्जाम्पल एक और ऑथर एक छोटी कहानी के थ्रू, जिसमें एक इन्वेस्टर थे जिनका नाम था कॉर्नेलियस वंडरबिल्ट, और ये उस समय की बात है जब न्यूयॉर्क के अंदर रेल रोड्स बिल्ड हो रही थी, एंड ही वाज द पायनियर ऑफ दिस इनिशिएटिव। और उस समय जो लॉज थे यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ, वो अलाउ नहीं करते थे रेल रोड बिल्ड होना। तो इस जर्नी के थ्रू उन्होंने काफ़ी सारे लॉज को इग्नोर किया, काफ़ी सारे ऐसे रेगुलेशंस को बाईपास किया ताकि वो रेल रोड बना सकें, क्योंकि उनके विजन था ये। अब किसी ने पूछा उनसे कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये लीगल इश्यूज होगा आपको, ये लॉ है, ये रेगुलेशन है, ये प्रोटोकॉल्स हैं, इनको ब्रेक नहीं कर सकते। तो उनका जवाब था कि वुड यू थिंक कि ये सेंचुरीज ओल्ड लॉ शुड कम इन द पाथ ऑफ इनोवेशन। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, और उनके सक्सेस के बाद काफ़ी लोगों ने एट्रीब्यूट किया कि चूंकि वो उन्होंने रिस्क लिया तभी वो इतने सक्सेसफुल हुए। बट रिस्क और केयरलेसनेस में बहुत ही फाइन लाइन है। हो सकता था कि इसके बियॉन्ड अगर उनको लीगल एक्शन हो जाता और उनका वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनके सारे इनिशिएटिव्स फेल हो जाते, तो आज उनको कोई नहीं जान रहा होता। और उस समय कोई एग्जांपल नहीं देता इस बात का कि उन्होंने लॉ ब्रेक किया इसलिए वो सक्सेसफुल हुए। लोग एग्जांपल दे रहे होते कि उन्होंने लॉ ब्रेक किया इसीलिए वो फेल हुए। सेम एक्शन के दो एग्जैक्ट ऑपोजिट आउटकम हो सकते हैं, और ये आउटकम फ्यूचर में से पहले हम जान भी नहीं सकते कि इसका आउटकम क्या होगा। और ऐसे तमाम और एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल बेंजामिन ग्राहम, जिनको मॉडर्न इन्वेस्टिंग का विदाता कहा जाता है, जो इवन वॉरेन बुफे के एक मेंटोर के रूप में थे।
उन्होंने बुक लिखी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो भी एक बाइबल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो उनका मेजॉरिटी ऑफ फॉर्च्यून was due to one Gecko stock that he owned, and was a large chunk of stock that he had, and that broke every single rule of diversification. So उनसे पूछा गया कि आपने जो बुक में लिखा है कि डाइवर्सिफिकेशन इज द फर्स्ट थिंग क्रिटिकल, और उसके अगेंस्ट जाके आपने ये एक्शन लिया, तो उन्होंने खुद कहा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक था या फिर ये डम्प लक था। सिमिलरली जब याहू ने साल 2000 में फेसबुक को खरीदने के लिए $1 बिलियन दे रहे थे मार्क जुकरबर्ग को, बट मार्क जुकरबर्ग ने मना कर दिया, लेकिन नहीं, हम फेसबुक नहीं बेचेंगे $1 बिलियन में, बिकॉज ही थॉट ऑफ समथिंग ग्रेट कि फेसबुक का विजन ये है, आगे जाके कंपनी और बड़ी होगी, विच टर्न आउट टू बी राइट। तो उसके लिए मार्क जुकरबर्ग को काफ़ी प्रेस किया जाता है कि उन्होंने $1 बिलियन बाई आउट मना कर दिया था याहू को। बट सेम याहू ने जब माइक्रोसॉफ्ट को मना कर दिया, जब माइक्रोसॉफ्ट उसको बाई आउट करने की ट्राई कर रहे थे फॉर बिग चंक, और मना कर दिया, बट आगे जाके याहू सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो सेम एक्शन की बहुत निंदा हुई कि दे कुड हैव सोल्ड द कंपनी व्हाइल इट वाज स्टिल वैल्यूएबल। सो ओनली इन द फ्यूचर वी कैन नो व्हाट द डेस्टिनी होल्ड्स, और क्या रिस्क है और क्या लक है। दोनों फाउंडर्स वेरी स्मार्ट फाउंडर्स, वेरी केपेबल कंपनीज, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज, एक पॉइंट पे बाय आउट के लिए मना किया, और दोनों का फ्यूचर डिफरेंट हो गया, और एक की हम तारीफ करते हैं, एक की हम निंदा करते हैं। तो ऐसे में जो लक वाला फैक्टर है और रिस्क वाला फैक्टर है, ये समझना बहुत ही मुश्किल है, बट इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। और मेन बात ये जो बोलते हैं ऑथर, इस पूरे से सीखने को क्या मिलता है कि जब भी आप किसी सक्सेस को देखें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और इट इज़ वेरी रिस्की टू फॉलो द एग्जैक्ट स्टेप्स, क्योंकि जो एग्जैक्ट स्टेप्स उन्होंने लिए होते हैं वो सिर्फ 5% या 10% ऑफ द रीज़न हो सकते हैं उनके सक्सेस के, और बाकी सारे ऐसे हिडन रीज़न हो सकते हैं जो मैं नहीं दिख रहा हूँ। और सेम फेलियर के, इफ़ यू ट्राई टू अवॉइड एवरीथिंग दैट अ फेल्ड एंटरप्रेन्योर माइट हैव डन, देन प्रॉब्ली वी माइट मिस आउट ऑन सम ऑफ द राइट स्टेप्स एज वेल। और लास्टली जो चैप्टर कंक्लूड होता है वो बहुत ही खूबसूरत बात से होता है, जो अगेन बिल गेट्स ने कही थी कि सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, इट टेल्स द स्मार्ट पीपल दैट दे आर इनविंसिबल। कि जब भी कोई स्मार्ट आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे लगता है कि ये सक्सेस इसलिए है बिकॉज आई डिड ऑल द राइट थिंग्स, और दे माइट थिंक कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग सच ग्रेट थिंग्स सो आई कैन बी सक्सेसफुल फॉर एवर। बट ये बहुत ही रिस्की सोच है, क्योंकि उसके सक्सेस के पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसने देखा ना हो, या जो उसको फैक्टर नहीं कर रहा हो अपने फेलियर। एंड सिमिलरली फेलियर कैन ऑल्सो बी अ लाउजी टीचर टू स्मार्ट पीपल। जब कोई इंसान एक फेलियर से सामना पड़ता है, किसी मुश्किल समय सामना पड़ता है, तो अगेन वो सोचता है कि मैंने ये सारे गलत डिसीजन लिए, इसीलिए मैं फेलियर के पास पहुंच गया हूँ। और ये बात भी उतनी ही गलत है, क्योंकि हो सकता है सारे डिसीजंस सही हो गए होते अगर वो किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग एस्पेक्ट में, या कोई और फैक्टर जो प्ले कर रहे थे वो फैक्टर किसी और तरह से प्ले हो गए होते। सो दोनों ही केस में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक्शंस का एक बहुत ही लिमिटेड रोल है हमारे आउटकम्स में, एंड the success, every hardworking individual doesn't guarantee success, and every failure is not because the people were lazy. So there are a lot of other factors in play, other forces in play, और यही इस चैप्टर की थीम थी। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि why certain rich people do crazy things, but that's for the next video. तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।